तो चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का परिचय जो यूनिट 1 हमारा है। तो अर्थशास्त्र का परिचय में बहुत सारे अर्थशास्त्री आए और जिन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया। उसमें सर्वप्रथम एडम स्मिथ नाम के एक अर्थशास्त्री थे, जिनका जन्म 1727 में हुआ था। 1727 में, ठीक है। तो जन्म वगैरह कब हुआ था ये सब तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के पिता माना जाता है। तो आखिर क्यों माना जाता है? तो सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स जो था वो राजनीतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये हमारा राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स दोनों जुड़ा हुआ था, और इन्होंने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से अलग किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। तो अब हुई ये कि अर्थशास्त्र का परिभाषा, तो एडम स्मिथ जी ने कहा धन, वेल्थ, इन्होंने धन को अपना आधार मान लिया। क्या मान लिया? धन को अपना आधार मान लिया, और इसी को अपना आधार मानकर इन्होंने एक परिभाषा दिया। क्या है परिभाषा? सुनिएगा। धन संबंधित परिभाषा का जनक महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है क्योंकि इससे जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लिया जा सकता है, अतः लोगों को धन संग्रह करना चाहिए। इनका कहना है धन एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिससे जीवन की हर एक सुख सुविधाओं को खरीदा जा सकता है आसानी से। तो यही हमारा अर्थशास्त्र है। परंतु आप तो जानते हैं कोई भी व्यक्ति हमेशा सही सही नहीं बता पाता, कुछ ना कुछ त्रुटियां हर चीज़ों में रह ही जाती हैं। तो एडम स्मिथ का जो परिभाषा था उसे गलत करने के लिए हमारे बीच आए प्रोफेसर मार्शल। उन्हें गलत करने के लिए नहीं, अर्थात उनकी अंदर जो त्रुटियां रही उनके परिभाषा के अंदर या जो कमियां रही उसे सुधार करने के लिए। और आपके नोट्स में इन्होंने एक बुक लिखा था, अन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ जी ने वो एक बुक लिखा था और उसी में धन का ये परिभाषा, धन को आधार मानकर परिभाषा की चर्चा की है। तो ये सब आपके नोट्स में मिल जाएंगे और क्वेश्चन रहते हैं कि इन्होंने किस बुक को लिखा था, ठीक है। तो अब आए प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल जी आए और उन्होंने कहा सिर्फ धन रहने से काम नहीं चलेगा। यदि आपके पास धन है, वेल्थ है, तो आप किसी का भी मर्डर करवा दीजिएगा, यही इकोनॉमिक्स है? नहीं, ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई साहब। तो उन्होंने कहा कल्याण भी होना जरूरी है, वेलफेयर। प्रोफेसर मार्शल ने कहा कल्याण भी बहुत जरूरी है धन के साथ साथ। और वो क्या परिभाषा देते हैं? कल्याण संबंधी परिभाषा का जनक प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल लॉ को कहा जाता है। 1890 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को निम्न रूप से परिभाषित किया। क्या कहते भाई साहब?
कहते हैं अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। प्रोफेसर मार्शल लॉ ने अपनी पुस्तक में बताया, मानव का कल्याण करना है, धन तो सिर्फ एक साधन है, साध्य तो मानव कल्याण है। इन्होंने यह भी कहा कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। कह रहे हैं भाई साहब कि धन तो एक साध्य है, वास्तविकता तो मानव का कल्याण है। जब तक कल्याण नहीं होगा तब तक अर्थशास्त्र संभव नहीं होगा। इसलिए ये कल्याण को अपना आधार माने और इस पर अपना परिभाषा दिए, परंतु इसमें भी कुछ कमियां रहीं जिन्हें दूर करने के लिए प्रोफेसर रॉबिन्स आए, और इनका जो आधार था वो था दुर्लभता। दुर्लभता को एक हम चयन के रूप से भी जान सकते हैं, चयन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं धन और कल्याण होने से तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए आपके पास अथाह पैसे हैं, ठीक है, और दुर्लभता को आप ऐसे समझ सकते हैं, चयन कहिए या फिर कमी कहिए। मान लीजिए हमारे धरती पर हर चीज उपलब्ध है, कोई चीज की कमी ही नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज की कमी नहीं रहेगी धरती पर, तो वस्तुओं का जो मूल्य का निर्धारण होगा वो तय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो तय करना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स गलत हो जा रहा है। अब आपके पास धन अथाह है, कल्याण भी कर रहे हैं, लेकिन वस्तुओं का मूल्य पता ही नहीं है, तय करना दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे तो समस्या हो जा रही है भाई। और एक समस्या क्या आती है कि धन बहुत सारा है, अथाह है, और कल्याण भी हो रहा है, परंतु दुर्लभता, बहुत सारे वस्तु हैं, अथाह है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स सक्सेसफुल नहीं रहता है, दुर्लभ नहीं होता है। दुर्लभता कहने का मतलब कि उन्हें एहसास हो कि इस चीज़ की कमी है, और जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा इस चीज़ की कमी है, तब तक उनका कल्याण कैसे होगा। कल्याण होने के लिए पहले तो एहसास होना होगा ना कि इस चीज़ की कमी है हमारे पास। तो दुर्लभता यही चीज़ को कहता है। या फिर चयन की बात करें, आपके पास लिंक के भी पेन आते हैं, 2 रुपये 3 रुपये वाले भी पेन आते हैं, परंतु आप चयन करते हैं कि नहीं मुझे ये पसंद है। तो दुर्लभता कहिए या चयन कीजिए। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या परिभाषा दिया, चयन संबंधी परिभाषा के जनक जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर रॉबिन्स को माना जाता है। 1932 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक में सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस में अर्थशास्त्र को निम्न रूप से परिभाषित किया, अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है। रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में बताया कि अर्थशास्त्र किसी भी वस्तु में कीमत तभी होती है जब वह सीमित मात्रा में उपलब्ध हो। इन्होंने बताया कि साधन एवं संसाधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को कैसे सुलझाया जाए, इसे अर्थशास्त्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्या कहते हैं भाई साहब कि साधन सीमित है भाई, क्यों नहीं, साधन तो सीमित है, आप भी जानते हैं हर चीज सीमित है। तो और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत हैं, और अगर मनुष्य के पास धन रहता है तो अपनी हर आवश्यकताओं को वह पूर्ति करना चाहेगा, परंतु साधन तो सीमित है। तो सिर्फ धन से काम नहीं चलेगा, उनके बीच दुर्लभता लानी होगी, चयन का संबंध लाना होगा,
तब जाके कहीं अर्थशास्त्र संभव हो पाएगा। तो यहाँ तक तो रही इनकी बात, परंतु और एक बात आती है विकास डेवलपमेंट की, जो प्रोफेसर सैमुअल्सन नामक अर्थशास्त्री ने दिए। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक विकास से संबंधित विज्ञान है। सैमुअल्सन ने बताया कि भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर स्थिति मानव कल्याण को स्पष्ट करता है। जब किसी देश अथवा क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो वो अन्य सभी विकास स्वयं होते चले जाते हैं। अतः अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक विकास से संबंधित विज्ञान है। क्या कहते हैं भाई साहब कि भोजन, कपड़ा, मकान, ये सब अगर कोई व्यक्ति को मिलता रहे तो यही अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का विकास भी है। परंतु यदि अगर कोई देश विकास करता है तो ये सब चीज़ों का विकास स्वयं होगा। यदि भारत विकास कर रहा है तो हमें खुद से कपड़े मिलेंगे, सब चीज़, सारे चीज़ों का विकास स्वयं होगा। अगर भारत देश विकास कर रहा है तो इनका यही कहना है कि जब तक विकास नहीं तब तक अर्थशास्त्र नहीं। तो इस तरह से ये 4 अर्थशास्त्री आए जिन्होंने अर्थशास्त्र को अपने अपने रूपों में परिभाषित किया। और इसका जो नोट्स है हम फिर से कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो डिस्क्रिप्शन में हम ग्रुप बना के लिंक दे देंगे और नोट्स आपको मिल जाएंगे। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे खुद से नोट्स बनाने का। बुक ले लेंगे, एक बुक की मदद से हेल्प से बनाएंगे और जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ नोट्स को भी देखकर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये रही यहाँ तक की बातें। अब अर्थव्यवस्था को समझेंगे, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को जानेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए परिभाषा को जाना, परंतु एक चीज छूट गई है। वर्तमान में वास्तविक में अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा है, जो सामान्य परिभाषा है, ठीक है, जनरल परिभाषा, डिफिनेशन क्या है इसका, अभी इस पे ध्यान मत दीजिए, सुनिएगा क्या है। अर्थशास्त्र हिंदी भाषा के 2 शब्द अर्थ एवं शास्त्र से मिलकर बना है। जहां अर्थ का मतलब धन एवं शास्त्र का मतलब ज्ञान होता है। अर्थशास्त्र अर्थात ऐसा विषय जिसमें धन एवं धन से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र धन से संबंधित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आर्थिक विकास के माध्यम से मानव कल्याण तक पहुंचाया जाता है एवं साधनों की सीमितता होने पर मनुष्य की अनंत आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए इसकी व्याख्या करता है। क्या कह रहा है कि साधन सीमित है और सीमित साधनों से ही पूरे मानव जाति का कल्याण हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरे मानव जाति का कल्याण हो रहा है और हर कोई का विकास हो रहा है। और सीमित साधनों से पूरे मानव जाति का जो अनंत आवश्यकता है उसे पूरा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पूरा। और जिस माध्यम से पूरा किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आ जाती है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, आपका अगला टॉपिक। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का? नोट्स आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ का डिफाइन किया हुआ मिलेगा। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहे तो। और मुझे भी इस तरह पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक चेहरा फेस आप लोगों को नहीं दिखता है ना, फेस एक्सप्रेशन देख के पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरे पास अभी सुविधाएं कुछ कम है जिसके कारण ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है।
बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा रहे, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहे तो बहुत जल्द फेस टू फेस मिलेंगे, बात करेंगे अच्छे से। वाइट बोर्ड पे जो ब्लैक बोर्ड जो भी रहे उस पर क्लास कर लेंगे। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, क्या इसका डिफिनेशन है? अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकता और संतुष्ट से संबंधित विज्ञान है। अर्थात आवश्यकता से संतुष्टि तक पहुंचने के लिए जिन आर्थिक क्रियाओं से होकर गुजरना होता है, इसे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु कहते हैं। कह रहा है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की आवश्यकता संतुष्टि से संबंधित विज्ञान है। और आवश्यकता से, मान लीजिए आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से आप संतुष्टि की ओर पहुंच रहे हैं, आवश्यकता से संतुष्टि की ओर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में पहले आपकी कोई आवश्यकता ही बनती है। कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती है कि इस चीज़ की हमें आवश्यकता है, फिर आप उसकी मांग करते हैं, फिर उसकी पूर्ति होती है, तब आप संतुष्ट होते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने में जिन जिन माध्यमों से गुजरना पड़ता है, जो जो क्रिया होती हैं, उसे ही अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी भी जो विषय वस्तु है कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मनुष्य की आवश्यकता होती है, तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, फिर उपभोग भी होता है, कंजम्पशन। उपभोग मतलब उपयोग, उपयोग ही कहिए एक तरह से, उपभोग उपयोग। उसके बाद विनियोग होता है, इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी चीज़ का उत्पादन के लिए खर्च भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी उसमें किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी चीज़ बनता है तो अकेले एक आदमी नहीं रखता है, उसे सभी लोगों में बांटा जाता है, चाहे पैसे से बांटा जाए, फ्री में बांटा जाए। उसके बाद उस चीज़ पर टैक्स भी लगाती है गवर्नमेंट, राजस्व, आय कहते हैं जिसे, गवर्नमेंट इनकम। और फिर विनिमय, एक्सचेंज, फिर उस चीज़ को बदला जाता है, चाहे धन से, मुद्रा से बदला जाए, या वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस समय बदला जाता था, अभी तो मुद्रा है, मुद्रा से कोई चीज़ को आसानी से बदल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ कुछ बातें ऐसी उठती है, क्या मुद्रा आखिर है क्या जिससे हम कोई भी चीज़ को बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है। इकोनॉमिक्स यही कहता है, आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, बस जान नहीं रहे हैं। मुद्रा, दुनिया की हर चीज आप इसकी मदद से बदल रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या क्या घटना हुआ कि मुद्रा का जरूरत पड़ा? ये सब चीजों को हम पढ़ेंगे समष्टि में। अभी आप चल रहे हैं व्यष्टि, क्या चल रहे हैं? व्यष्टि में। तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा इंटरेस्ट वाला ये है। अब आगे हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को। ये अर्थशास्त्र की हमारी विषय वस्तु रही, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विषय अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो अब बात आती है अर्थव्यवस्था की। अर्थशास्त्र तो हमने समझा, जाना, उसकी विषय वस्तु को भी देखा। अब अर्थव्यवस्था क्या है, डेफिनेशन सुनिएगा। किसी देश अथवा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस माध्यम से किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। सिंपल सा बात है भाई, कोई देश है तो उसका जो आर्थिक क्रिया है या आर्थिक समस्या जो है, जिस प्रकार का आर्थिक क्रिया, आर्थिक समस्या कहिए, उत्पादन वगैरह आर्थिक क्रिया हो गई, आर्थिक समस्या मनी प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, तो इन सब का संचालन जिस माध्यम से होता है, संचालन मतलब चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिस माध्यम से किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्पादन के आधार पर और एक विकास के आधार पर। उत्पादन के आधार पर, विकास के आधार पर। उत्पादन के आधार पर, उत्पादन मतलब क्या? कोई भी चीज का उत्पाद करना, बनाना, मक्का का खेती करना, चाय बनाना, कॉफी बनाना, कलम बनाना, पेन बनाना, ये सब उत्पादन है। और विकास मतलब विकास कितना कर रहा है आपका देश, प्रति व्यक्ति आय कितना बढ़ रहा है, विकास ये हो जा रहा है। तो
इसके दो भाग हैं अर्थव्यवस्था के, उत्पादन के आधार पर और विकास के आधार पर। उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और विकास के आधार पर भी 3 भागों में। तो पहले उत्पादन के आधार पर 3 भागों को समझते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति अथवा पूंजीपतियों का अधिकार होता है। कहने का मतलब जो कुछ भी चीज़ का, जो भी चीज़ का उत्पादन हो रहा हो, चाहे कार का हो, मशीन का हो, कलम का हो, पेन का हो, अगर उस पर एक निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप है, जैसे टाटा की बात करें, उत्पादन में सेवा भी आ जाएगा, सेवा देना, डॉक्टरी, ठीक है, डॉक्टरी, शिक्षक, तो ये सब एक उत्पादन ही है, सेवा देना, उत्पादन करना, सब चीज। तो अगर कोई निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप है, जैसे में टाटा निजी व्यक्ति का हस्तक्षेप है, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेगा, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें कुछ कुछ देश आते हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब सवाल मिल सकते हैं आपको एग्जाम में देखने को कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक देश का नाम लिखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था के एक देश का नाम लिखें। तो अब बात रही समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है एवं सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सरकार द्वारा ही किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भैया बात ये रही ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी तक कोई देश में नहीं है। क्या कोई देश अकेले सारी सेवाओं को दे सकता है, सारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है जब तक उनके साथ में सरकार नहीं रहेंगे? तो कोई भी देश जो है अकेले अपने देश को चला नहीं सकता, कोई भी सरकार। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी तक कोई देश में नज़र नहीं आई। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था तो आप समझ रहे होंगे कि जिसमें निजी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो और सरकार का भी हस्तक्षेप हो, दोनों मिलकर सेवा या उत्पादन दे रहे हों। जैसे अभी आपने सुना होगा वर्तमान में मुकेश अंबानी जी मोदी जी के साथ अच्छे से दोस्ती बनाए हुए हैं और उनका सपोर्ट में बहुत सारे अपने काम को चला रहे हैं। तो दोनों की मदद से जो कार्य चलती है, ठीक है। तो ये हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के देश भारत है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है इत्यादि। अब आते हैं हम विकास के आधार पर। तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर 3 है। तो विकसित अर्थव्यवस्था हम किस देश को कहेंगे? तो याद रहे वह देश जिसमें जनसंख्या नियंत्रण हो, मृत्यु दर, जन्म दर दोनों ही कम हो। ये नहीं कि चीन जैसा बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इंडिया तो अभी 2nd नंबर पे है, तो हम इसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण में होना चाहिए, जन्म दर, मृत्यु दर कम होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय ऊंची होनी चाहिए, उद्योग एवं कृषि दोनों विकसित हो, राष्ट्रीय आय का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में लगभग समान अनुपात में हो, तथा राष्ट्रीय आय का जो एक बड़ा हिस्सा हो वो तृतीय क्षेत्र से मिले, सेवा के क्षेत्र से जो तृतीय क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र से मिले राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा। तो इसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जैसे में अमेरिका, रूस, जापान, क्या है जापान। अब देख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश स्थल के हिसाब से रूस है, परंतु वहाँ की जनसंख्या कितनी नियंत्रण में है। और इतना छोटा सा चाइना और भारत, चाइना थोड़ा बड़ा है, जनसंख्या वृद्धि में लगे हैं, तो देश कैसे विकास करेगा?
अब आता है विकासशील अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, प्रति व्यक्ति आय निम्न हो, उद्योग कम हो, ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हों। तो ये सब अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था को, ये सब बातें विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाती हैं, जिसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान तो ऐबे करेगा, और श्रीलंका, ये सब कुछ चीन भी इसी में आ जाता है। और अब रही अविकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, तो इसमें कहिए कि जन्म दर अधिक से अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो, और लगभग 90% लोग कृषि से जुड़े हों। 95% भी कहिए तो चलेगा। और हो क्या कि यहाँ के लोग अंधविश्वास से जुड़े हों। किससे जुड़े हों? अंधविश्वास। यहाँ के लोगों में अंधविश्वास की भावना जगी हो। ठीक है, तो ऐसे ये सारी जो बातें जिस क्षेत्रों में, जिस राज्य में पाई जाती है, वो अविकसित या पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वहाँ की होती है। जैसे में भूटान है, युगोस्लाविया है, और ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप, सुकरात वगैरह जो यहाँ के थे, बहुत अंधविश्वास में यहाँ पे लोग डूबे हुए थे। सुकरात जी ने लोगों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया था, अंधविश्वास को हटाने का, लेकिन उन्हें विष का घड़ा दे दिया गया था पीने के लिए। जो अंधविश्वास को मिटाने के लिए इन्होंने अपना एक चलाया प्रावधान कि अंधविश्वास को हटाए, तो वहाँ के राजा ने इन्हें विष का घड़ा दे दिया था पीने के लिए, विष का प्याला, और इनकी उस प्रकार मृत्यु हुई। बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इसमें जमैका, नामीबिया, इस प्रकार के कुछ देश आते हैं। और हमारा वीडियो जो है यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब आपका जो लेक्चर 3rd रहेगा, उसमें आपका पहला यूनिट जो है अर्थशास्त्र का परिचय, वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।